आज अच संधि प्रकरण के अंतर्गत हम एंगी पररूपम इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। एंगी पररूपम सूत्र का अर्थ है अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि। एंगादि एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते हैं। एंगादि धातु परे हो तो पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। एंगी पररूपम जो सूत्र है वो पररूप एकादेश करता है। अभी तक हम जो वृद्धि आदि कार्य कर रहे थे वो वृद्धि एकादेश हो रहा था, दो स्वरों के स्थान पर एकादेश हो रहा था। यह सूत्र कह रहा है कि पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश यानी बाद वाला जो रूप है वही वैसा ही रूप हो जाता है। तो अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि यानी ए या ओ धातु परे हों तो पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। प्रेजते प्रधन एजते, यहाँ पर प्र यह अवर्णांत उपसर्ग है और एजते ये एंगादि धातु है। अतः पूर्व अकार और पर ए के स्थान पर पर रूप ए आदेश करने से प्र ए जते प्रेजते रूप निष्पन्न हो जाता है। यहाँ प्र यह अवर्णांत उपसर्ग और एजते यह एंगादि धातु है, यह परे है। अतः पूर्व अकार और पर ए के स्थान पर पररूप ए आदेश करने से प्र हलंत का धन ए जते इस प्रकार से प्रेजते रूप निष्पन्न होगा। यहाँ पर पररूप आदेश कर रहा है पूर्व पर के स्थान पर। तो पूर्व प्र में पूर्व वर्ण हुआ अ और पर वर्ण हुआ ए। पूर्व पर के स्थान पर पररूप है ए, पररूप है ए एकार, तो पररूप ए आदेश होकर प्रेजते रूप निष्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार उपोषति उपधन पोषति, यहाँ पर उप यह अवर्णांत उपसर्ग, उप से परे अवर्णांत उपसर्ग है और ओष्टि में ओकार एंगादि धातु। ओष्टि में ओष्टि यह एंगादि धातु है क्योंकि यही शर्त है सूत्र की कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि ऐसी धातु जिसके आदि में ए और ओ हो। तो यहाँ पर ओष्टि धातु एंगादि है क्योंकि ओ जो है एंग प्रत्याहार का ही वर्ण है, इसलिए एंगादि धातु परे है। अतः पूर्व अकार और पर ओकार के स्थान पर यहाँ पे भी पररूप एकादेश होगा। पररूप क्या स्वर है हमारा ओ, तो इसलिए अ और ओ के स्थान पर पररूप ओ आदेश होगा और हमारा रूप बनेगा उप हलंत। ओ और ओ को कार आदेश पररूप हो गया और शति। इस प्रकार से संयुक्त करने पर हमारा रूप बनेगा उपोषति। उपोषति रूप निष्पन्न होता है। यह सूत्र जो है एंगी पररूपम यह वृद्धि रेचि का अपवाद सूत्र है। वृद्धि रेचि का ये अपवाद सूत्र है, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र पररूप एकादेश करता है। अवर्ण से ओ अवर्ण से ए ये परे होने पर भी यहाँ पर वृद्धि एकादेश न होकर यहाँ पर पररूप एकादेश हो रहा है, इसलिए यह वृद्धि रेचि का अपवाद सूत्र माना जाता है। अब हम सूत्र समझेंगे अचो अंत्यादि टी। विद्यार्थी अचो अंत्यादि टी का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। इसको समझने में उनको यही भ्रम रहता है कि टी संज्ञा किसकी होगी, कौन से वर्ण को टी संज्ञक माना जाएगा। तो हम इसको आज विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि टी संज्ञा क्या है। सूत्र कहता है अचो अंत्यादि टी। अचो में भी जो अंतिम अच है वह आदि में है जिसके। अच से तात्पर्य स्वर है, ये आपको पहले बता चुका है। अचो से तात्पर्य सारे स्वरों से है। अचो में भी जो अंतिम अच है और वह आदि में जिसके है उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। पहली शर्त तो है सूत्र की
कि अचों में भी जो अंतिम अच होगा, सारे अचों से तात्पर्य नहीं है, अचों में जो अंतिम अच है और वह अंतिम अच भी जिसके भी आदि में है, उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा कही जाती है। कैसे टी संज्ञा कही जाती है? हम इसको मनस शब्द से समझने का प्रयास करेंगे। मनस, जैसे हमने उदाहरण लिया मनस, म न स, अगर हम मनस का वर्ण विच्छेद करेंगे तो म धन अ धन न धन अ और अ के पश्चात सकार, वे भी हलंत का है। अब सूत्र कह रहा है कि अचों में जो अंतिम अच है, यहाँ पर म के पश्चात भी अकार है और न के पश्चात भी अकार है मनस में। तो यहाँ हम अंतिम अच किसको मानेंगे? मैं के आकार को नहीं, न के आकार को हम अंतिम अच मानेंगे। न का जो आकार है वो अंतिम अच माना जाएगा। तो सूत्र की पहली शर्त है अचों में जो अंतिम अच है, तो मनस में अंतिम अच हुआ न का आकार। दूसरी बात कह रहा है कि वह अच जिसके आदि में हो, आदि से तात्पर्य जिसके पूर्व में हो, आदि यानी जिसके पूर्व में हो। तो मनस में न का जो आकार है वो किसके पूर्व में है? सकार के। सकार के पूर्व में क्या है? आकार। तो दूसरी शर्त है कि वह जिसके आदि में हो उस शब्द समुदाय की। तो न का आकार आदि में किसके है? वो सकार के आदि में है, इसलिए अस, ये जो पूरा समुदाय है, शब्द स्वरूप अस है, इसकी अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा हो जाती है। जैसे हम रूप सिद्ध करते हैं एते एदेते एदंते। यहाँ पर जब हम आमेतः सूत्र का प्रयोग करते हैं तो वहाँ विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि एदताम बनाया, वहाँ पर टी क्या माना जाएगा, आम में हम टी किसको मानेंगे। तो यहाँ वहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। आ जो है, आ के पश्चात जो म है, एद ताम, अगर हम एद ताम लें तो हम इसमें टी किसको मानेंगे? ए ध त, त के पश्चात, ध के पश्चात भी आकार है पर ये अंतिम नहीं है। त के पश्चात जो आकार है वो अंतिम है, अंतिम अच है। और म हलंत है, किसके आदि में है? म हलंत के आदि में आ है। तो पूरा जो आम है उस पूरे आम की टी संज्ञा होगी। ऐसे एधध्वम में लेंगे तो एधध्वम में भी म हलंत है, व के पश्चात आकार है। आकार किससे पूर्व है? म हलंत से पूर्व आकार है। तो पूरा जो अम है वो टी संज्ञक कहलाएगा। इसलिए अचो अंत्यादि टी सूत्र जो है, एद धातु की जब हम सिद्धि करते हैं, रूप सिद्ध करते हैं एद धातु के जब हम, तो वहाँ पर जहाँ टी की बात आती है, रूप सिद्ध करते हैं, तो वहाँ जहाँ भी आम आ रहा है, आम में पूरा आम जो है, क्योंकि आकार किससे जुड़ा हुआ है? मैं के आदि में है। तो सूत्र यही कह रहा है कि अंतिम अच जिस शब्द समुदाय के आदि में हो वो पूरा शब्द स्वरूप टी संज्ञक होगा। तो आम में म अंतिम हलंत, उससे पूर्व है आ और ये अंतिम अच है, इसलिए आम पूरे आम की टी संज्ञा हो जाएगी। ये कहने का तात्पर्य है। तो टी संज्ञक हम उनको मानेंगे अचों में भी जो अंतिम अच हैं, वो जिस शब्द समुदाय के आदि में है उस पूरे शब्द स्वरूप की, जैसे मनस में हमने अस, इस पूरे की टी संज्ञा करी है, ये अस पूरा टी संज्ञक कहलाएगा। धन्यवाद।